do one simple thing. Listen carefully to every single word. I guarantee 80 to 90% of this topic will be ready in your mind right now. Physics is actually very easy. Physics, Class 11, National Book Foundation, Federal Board, Chapter 1, Exercise Short Questions and Answers. इस लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड फिजिक्स चैप्टर 1 इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं लास्ट में बताऊँ। सेकंड क्वेश्चन 1.2, क्वेश्चन नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में 2025 इसके एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन हैं। इस लेक्चर में हम ये 9 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, इजी, शॉर्ट और कंप्लीट आंसर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इजी भी हैं, सिंपल भी हैं, शॉर्ट भी हैं, और इन 9 क्वेश्चन के ये कंप्लीट आंसर्स हैं। ये आपके पास नोट्स हैं। ना सिर्फ हम ये 9 क्वेश्चन सीखेंगे बल्कि फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन एग्जैक्ट इस तरह नहीं आते, समटाइम चेंज होके आते हैं, जो एसएलएस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में किस टाइप की चेंजिंग हो सकती है। अब लास्ट ईयर का जो फेडरल बोर्ड का पेपर है, इस पेपर में ये मेरे पास है, फेडरल बोर्ड के इस पेपर में इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनमें से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं आउट ऑफ 28। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 28 है और के ऑप्शन के साथ। 28 शॉर्ट क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से आए हुए थे, जो लास्ट ईयर फेडरल बोर्ड का इस बुक से पेपर बना है। अब ये जो 8 क्वेश्चंस हैं और बाकी क्वेश्चन चेंज होकर आए, इनमें क्या चेंजिंग आ सकती है ये भी हम इस लेक्चर में भी सीखेंगे। ये 9 के 9 सीखेंगे। दूसरा, इनके अलावा फेडरल बोर्ड में किस टाइप की चेंजिंग होके इन क्वेश्चंस में आ सकती है ये भी हम सीखेंगे। और आपने सिर्फ 2 काम करने हैं, तो आपको ये पूरा लेक्चर अभी के अभी तैयार हो जाएगा। वो 2 काम क्या है। नंबर 1, आपने आंसर की बजाय क्वेश्चन को समझना है। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई, 50% आंसर उसका रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने आंसर की बजाय क्वेश्चन को समझना है। पहले मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा और आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है। हमारे यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन को फोकस ही नहीं करते, जिनको यहाँ क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, पेपर में जो क्वेश्चन में चेंजिंग आएंगी वो उसको कहाँ से समझ आएगी, वो भी समझ नहीं आएगी फिर। तो यहाँ पर पहले आपने क्वेश्चन समझे, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया उसको ये 50% आंसर समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी 50% एक्सप्लेन करने से उसका 100% आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1.2। अब 1.2 की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 1.2। अब क्वेश्चन नंबर 1.2 की स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर बोर्ड पे शो हो रही होगी। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में एक्सप्रेस द यूनिट्स ऑफ द ड्राइव क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। इस क्वेश्चन में वो आपको कह रहे हैं कि ड्राइव यूनिट्स को बेस यूनिट्स की फॉर्म में आपने बताना है, फोर्स का, वर्क का, पावर का, प्रेशर और इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं कि ड्राइव यूनिट्स, आपने क्वेश्चन को समझना है। बेस यूनिट्स हमारे पास, हमने बेस यूनिट्स पढ़े हुए हैं 9th क्लास में भी। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि उनको हमने भी यूज़ करना है यहाँ पे, और क्वेश्चन की समझ भी तभी हमें आएगी। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, और 7 बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। हमारे पास लेंथ का जो ऐसे यूनिट है वो मीटर है। टाइम
टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो लेंथ, सेकंड हमारे पास मैस आता है नॉर्मल, गलत ये लेंथ, मैस का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास केजी है। टाइम इसका ऐसा यूनिट सेकंड है। लेंथ मैस टाइम करंट आई, करंट का ऐसा यूनिट हमारे पास एम्पेयर। लेंथ मैस टाइम करंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई वी, और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास कैंडेला सी डी। और लास्ट हमारे पास जो सेवंथ है वो हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सही यूनिट हमारे पास मोल। तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ मैस टाइम करंट टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मैस को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, इंटेंसिटी को कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं और 7 उनके एसआई यूनिट्स हैं। तो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ड्राइव यूनिट्स को बेस यूनिट्स की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ड्राइव यूनिट किसके, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो फोर्स का ड्राइव यूनिट, तो यहां पर ये हमारे पास फोर्स है F इजिकल टू एम। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन किसके इक्वल है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर और सेकंड, केजी मीटर और सेकंड, ये तीन हमारे पास बेस यूनिट्स है। तो यही क्वेश्चन है कि ड्राइव यूनिट को, न्यूटन ड्राइव यूनिट है, ड्राइव यूनिट को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट कन्वर्ट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, आंसर नहीं। होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिखा हुआ आपके पास द यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। क्या लिखा हुआ है, यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज मींस के ड्राइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। तो ये न्यूटन ड्राइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस, बेस कितने हैं 7 और ड्राइव हमारे पास बहुत सारे हैं। बेस यूनिट्स कितने हैं 7, तो केजी मीटर और सेकंड ये बेस में आ रहे हैं, बेस ये 7 है, ड्राइव बहुत सारे हैं, न्यूटन इनमें नहीं है, न्यूटन हमारे पास ड्राइव यूनिट है। तो केजी मीटर और सेकंड, केजी मीटर और सेकंड, तो हमने ड्राइव यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कन्वर्ट करना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर में चेंज होकर आ सकता है, वो कैसे आता है मैं जरा बताता हूँ। तो अब ये हमने फाइंड कैसे किया, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला पता है F इजिकल टू एम ए। अब ये मैस इसी तरह यहां पर नीचे आ गया, ये मैस इसी तरह स्टेप पे नीचे आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह पे हमने v/t लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल है, v/t के। तो यहां पर एक्सेलरेशन की जगह पर हमने v/t लिख दिया और मैस इस तरह नीचे आ गया। अब अगेन ये मैस इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब v किसके इक्वल है, v हमारे पास d/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v की जगह पे, इस v की जगह पे d/t लिख दिया, और ये वाला जो t है ये इसी तरह ही यहां पर नीचे आ गया। अब ऊपर मैस और d इस तरह नीचे आ जाएंगे। और जो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, मैस का केजी, मैस को हम किलोग्राम मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में। तो न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने ड्राइव यूनिट्स को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। यही क्वेश्चन था कि ड्राइव यूनिट्स को, फोर्स का यूनिट ड्राइव है, इनका यूनिट बेस है, तो ड्राइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट फोर्स का हमने कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन में ही पूछा था। अब बी वो कह रहे हैं वर्क का जो ड्राइव यूनिट है, वर्क यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस करें। वर्क क्या होता है, वर्क हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क को हम जौल मेजर करते हैं। 5 जौल वर्क हुआ है, 8 जौल हुआ है, 20 जौल हुआ है, तो वर्क को हम जौल में मेजर करते हैं। वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो जौल है, फोर्स का न्यूटन है, डिस्टेंस का मीटर है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, तो मीटर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। अब ये जौल इस तरह नीचे आ जाएगा, न्यूटन, अच्छा ये मीटर भी इस तरह नीचे आ गया। अब न्यूटन किसके इक्वल है, न्यूटन है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन की जगह पे हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया।
अब अगले स्टेप में ये केजी इस तरह नीचे आ गया, मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर इस तरह नीचे आ गया। अब जूल, जूल हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, जूल आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तीनों बेस यूनिट्स हैं, केजी मीटर और सेकंड, केजी मीटर सेकंड। बेस यूनिट हमारे पास 7 है, ये बात याद रखनी है। और ड्राइव यूनिट्स जूल न्यूटन ये हमारे पास काफी सारे अनलिमिटेड है। बेस 7 है, ड्राइव बहुत सारे हैं, तो बेस ये वाले 7 है। तो हमने क्वेश्चन था कि ड्राइव यूनिट को बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमने जूल को बेस यूनिट के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, एक यहाँ पे एमसीक्यूज भी आता है पेपर में। एमसीक्यूज क्या आता है, जूल हमारे पास किसकी इक्वल है, जूल हमारे पास यहां पर न्यूटन मीटर की भी इक्वल है, और जूल हमारे पास इसके केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की भी इक्वल है। तो एमसीक्यूज में ये भी ऑप्शन हो सकता है, और ये दोनों में से एक कोई हो सकता है, तो ये भी याद रखना, और ये भी आपने याद रखना। अब पावर, पावर हमारे पास क्या आता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं, वर्क को जूल में, टाइम को सेकंड में, और पावर को वाट में। पावर हम वाट में मेजर करते हैं, वर्क हम जूल में करते हैं, टाइम हम सेकंड में। तो वाट जूल पर सेकंड की इक्वल है, ये आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप, यहां पर ये हमारे पास जूल, जूल किसकी इक्वल है, जूल हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जूल की जगह पे हम क्या लिख देंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल की इक्वल है। तो इस जूल की जगह पे इसकी वैल्यू हम केजी मीटर स्क्वायर, ये केजी आएगा, क्या लिखा हुआ मैंने बाय मिस्टेक, ये तो जूल हमारे पास आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यहां पर भी। और ये जो सेकंड है ये इस तरह यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये केजी मीटर स्क्वायर इस तरह ही आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर और सेकंड, सेकंड क्यूब हो जाएगा। तो वाट इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आ गया। तो वाट के दो आंसर हमारे पास एक तो वाट इसके इक्वल है, और दूसरा वाट हमारे पास जूल पर सेकंड। ये भी याद रखना है कि वाट हमारे पास जूल पर सेकंड की इक्वल है, ये बात भी आपने याद रखनी है। और वाट हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के भी इक्वल है। ये दोनों आपको वैल्यूज याद होने चाहिए, पेपर में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि प्रेशर, प्रेशर के बारे में भी। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जो पुराने हमारे पास अभी मैं एग्जांपल, जो टायर में हवा भरने वाला पंप होता तो हम उसमें प्रेशर लगाते थे हवा पे। तो प्रेशर क्या होता है, हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, हवा का यूनिट एरिया पे हमने कितनी फोर्स लगाई है वो प्रेशर होता है। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, और एरिया को मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो एरिया हमारे पास होगा मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन किसके इक्वल है, न्यूटन हमारे पास है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर न्यूटन की जगह पे हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, और ये मीटर स्क्वायर इसी तरह यहां पर आ गया, और न्यूटन की जगह पे इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे न्यूटन की जगह पे पुट की, और मीटर स्क्वायर इस तरह से आ गया। अब यहाँ मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर मीटर, तो एक मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, इसके मीटर स्क्वायर में 2 मीटर और 1 मीटर बच गया, ऊपर सिर्फ ये मीटर इधर कट गया, तो ऊपर सिर्फ केजी रह गया सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से 1 मीटर। तो प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है। प्रेशर का यूनिट क्या, पास्कल। तो पास्कल आ गया केजी मीटर स्क्वायर, केजी पर सेकंड स्क्वायर मीटर, या पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो पास्कल के ये हमारे पास केजी मीटर और सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर और सेकंड, केजी मीटर और सेकंड हमारे पास बेस यूनिट है। तो हमने ये ड्राइव यूनिट पास्कल को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट कन्वर्ट कर दिया, यही क्वेश्चन था। तो आपने ये वैल्यू भी याद रखनी है, और ये भी। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल भी, और पास्कल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर मीटर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अब लास्ट इस क्वेश्चन में पूछा इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब हमारे पास करंट किसके इक्वल है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब टी इधर डिवाइड हो रहा है, तो जाके आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी आई से मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर क्यू रह गया, क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी।
अब चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, करंट को एम्पेयर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर और सेकंड बेस यूनिट है, तो हमने कूलम को, ड्राइव यूनिट को बेस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन होप के सबको समझ आ गया होगा। अब फेडरल बोर्ड में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, और क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। तो चेंज कैसे होगा जरा समझ लें। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि आपने ड्राइव यूनिट्स को बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है। आपको के पेपर में चेंज ये ला सकते, कह सकते हैं ड्राइव डायमेंशंस को बेस डायमेंशंस में। तो डायमेंशंस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? न्यूटन की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी? केजी या मैस कैपिटल एन, डिस्टेंस का कैपिटल एल और टाइम का कैपिटल टी। तो ये डायमेंशन एक स्टेप ऑफ करेंगे तो ये डायमेंशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पेपर में सब चेंजिंग आ सकती है। अब ये जो मैंने जब लेक्चर के दौरान मैंने ये कन्वर्ट किए हुए हैं, फोर्स को भी डायमेंशंस में भी कन्वर्ट किया हुआ है, वर्क पावर इन सबको मैंने डायमेंशंस में कन्वर्ट किया हुआ है। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप सुन लें और वो चेंजिंग, इस तरह की चेंजिंग पेपर में वो आपसे कर सकते हैं और इस टाइप के एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग का पार्ट भी आ सकता है। क्वेश्चन 1.3। अब अपने क्वेश्चन को पहले समझना है, आंसर को हम बाद में समझ लेंगे। Why is it important to use an instrument with the smallest resolution? इस क्वेश्चन में आपने समझना है कि स्मॉलेस्ट रेजोल्यूशन और लीस्ट काउंट, रेजोल्यूशन और लीस्ट काउंट ऑलमोस्ट सेम थिंग्स है दोनों, कि स्मॉलर लीस्ट काउंट की अहमियत ज़्यादा क्यों? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू यूज़, कि स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे तो इसकी ज़्यादा अहमियत या ज़्यादा फ़ायदा क्यों है, क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं। अब लीस्ट काउंट क्या है या रेजोल्यूशन, स्मॉलर रेजोल्यूशन और स्मॉलर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? कि मिनिमम वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो मेरे पास है, इसमें ये मेरे पास यहां तक ये 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। तो ये मिनिमम जो वैल्यू मेजर कर सकता है 1 फीट। 1 फीट से अगर कम वैल्यू हो तो ये इसको मेजर एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। लीस्ट काउंट क्या है? मिनिमम वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है एक्यूरेटली। तो कम से कम अगर मैं इस स्केल से, इस मार्कर की वैल्यू लेंथ मेजर करना शुरू कर दूं इससे, तो ये हमारे पास एक्यूरेटली मेजर हम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इससे मेजर करूं तो मैं एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। और अगर इसकी लेंथ को मैं इस स्केल से मेजर करूं तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट आ रही है 14.3 और 4 सेंटीमीटर आ रही है। तो इससे तो मैं क्यों, इसका भी लीस्ट काउंट क्या है, मिनिमम वैल्यू जो इसे हम मेजर कर सकते हैं वो कितनी है? कम से कम 1 फीट। और इसकी जो इसका जो लीस्ट काउंट हमारे पास वो कितना आ रहा है? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 तक एक्यूरेटली वैल्यू मेजर कर सकता है और ये 1 फीट तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। उससे कम ये नहीं मेजर कर सकता, और इससे कम अगर 0.1 सेंटीमीटर से कम है तो ये इसको मेजर नहीं कर सकता। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लीस्ट काउंट स्केल का हमारे पास कितना आ रहा है? 0.1 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट हमारे पास इस मेजरिंग टेप का ये कितना आ रहा है? मिनिमम 1 फुट और 2 फीट। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अब अगर मैं लेंथ, ये कह रहे हैं कि स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा तो उसकी अहमियत ज्यादा क्यों है? तो अगर मैं इसका स्मॉलर लीस्ट काउंट इससे मेजर करूंगा तो क्या होगा? कैन डिटेक्ट स्मॉलर चेंजेस। तो जो थोड़ी बहुत चेंजिंग भी आ रही है इसकी लेंथ में 14 सेंटीमीटर, 14.3 से कम ज्यादा, तो वो भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं अगर मैं इससे मेजर करता हूं, जिसका लीस्ट काउंट क्या है? स्मॉलर है। तो हम कैन डिटेक्ट स्मॉलर चेंजेस इन द मेजरमेंट। तो
अमीर ज़्यादा क्यों? क्योंकि हम स्मॉलर चेंजेस भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, इट इंक्रीजेज प्रिसीजन एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी, इससे इसकी प्रिसीजन बढ़ जाती है। प्रिसीजन क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिसीजन है। प्रिसीजन क्या होती है? क्लोजनेस, क्लोजनेस टू ईच अदर। प्रिसीजन क्या है हमारे पास? क्लोजनेस टू ईच अदर। अब इसमें जो हमारे पास लाइंस है वो क्लोज टू ईच अदर है, और इसमें हमारे पास जो लाइंस है वो उसकी निस्बत क्लोज नहीं है। एक लाइन यहां पर है, अगली यहां पर है, तो यहां पर क्लोजनेस नहीं है, एक दूसरे के करीब नहीं है, तो यहां पर प्रिसीजन कम है। तो यहां पर प्रिसीजन कम होगी, और यहां पे हमारे पास अगर इससे मेजर करते तो लाइन करीब करीब है तो प्रिसीजन ज्यादा होगी। इट इंक्रीजेज प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन बढ़ जाएगी, स्मॉलर चेंजेस भी डिटेक्ट होंगी, और रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है हमारे पास? मार्जिन ऑफ एरर। अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या? एरर, मार्जिन ऑफ एरर। तो इसमें एरर के चांसेस कम है, और अगर इससे अगर मैं ये करूं इसकी लेंथ तो 14.3 सेंटीमीटर आ रही है, तो एरर के चांसेस कम है। और अगर इससे मैं ये करूं तो एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे कि 1 फीट से ये कम है, हाफ फीट है, या तो इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हैं और इसमें एरर के चांसेस हमारे पास कम है। ये मेजरिंग टेप 1 फीट, फिर 2 फीट, फिर 3 फीट, ये कहाँ पर यूज़ होता है? जब हमने किसी प्लॉट की लेंथ मेजर करनी है तो हम सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते हैं, किसी रोड की लेंथ, गली की लेंथ मेजर करनी है तो हम कहेंगे कि 50 फीट है, 60 फीट है, 200 फीट है, तो वहाँ पर हम सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऐसे ही है, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मतलब एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदते हैं 30 लाख की, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मैंने 30 लाख और 10 रुपये की बेचनी है। अगर कोई 30 लाख की दे रहा है तो हम कहेंगे ठीक है, 10 रुपये में बहस नहीं होंगे, 30 लाख पे बेच देंगे, 10 रुपये छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हैं कोई पापड़ लेने, जो है ही 10 रुपये के, तो अगर आपको कहे कि मैंने 20 के देना, तो वहाँ हम 10 रुपये के लिए झगड़ा करेंगे। यहाँ पर हमने 10 रुपये छोड़ दी, 10 नहीं 100 भी छोड़ेंगे, 30 लाख 100 रुपया कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि ठीक है 30 लाख की आप ले जाएंगे गाड़ी। तो यहाँ पर 100 रुपये की वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम शॉप पर जाएँ तो कोई 5 रुपये हमें से एक्स्ट्रा रख ले तो हम झगड़ा कर देते हैं। क्यों? तो यहाँ चीज़ सस्ती है। तो इसी तरह ये जो 1 फीट वाला है ये हम मेजर करते हैं, जब हमने प्लाट की लेंथ मेजर करी तो हम सेंटीमीटर में नहीं करते हैं। रोड के मेजर करनी है तो हमने किलोमीटर या मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है कि, और यहाँ पर जो हमने बुक पे या वो छोटी चीज़ें बाल की, जिस तरह हमने डायमीटर मेजर करना है तो हम स्केल से भी नहीं कर सकते, फिर हमें यहाँ पर स्क्रू के यूज़ करना पड़ेगा, या इससे भी कोई स्मॉलर लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है, वो हमारे पास यूज़ होता है जो प्लाट वगैरह की या कोई ज़्यादा लंबाई वाली चीज़ों की, गली वगैरह की लेंथ में करने के लिए ये होता है हमारे पास बुक्स पे यूज़ करने के लिए। ये 0.1 सेंटीमीटर तक या 1 मिलीमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स इन एन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कह रहे हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ रीडिंग्स, मतलब कि एक से ज़्यादा रीडिंग्स लेने की अहमियत क्या है, क्या क्या फ़ायदा है इसका। तो ज़रा क्वेश्चन समझ लें। फॉर एग्जांपल समझ लें कि मेरे पास ये सिंपल पेंडुलम है और ये हमारे पास एक स्टॉप वॉच है। ये 5 स्टूडेंट अगर यहाँ पर खड़े हैं और सबके पास इस तरह की एक स्टॉप वॉच है, और मैं सिंपल पेंडुलम को यहाँ से रिलीज़ करता हूँ, और 5 के 5 जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे मैं रिलीज़ करूँगा तो टाइम पीरियड मेजर करेंगे। टाइम पीरियड क्या है? यहाँ से पेंडुलम इधर जाएगा और वापस यहाँ तक आएगा, तो ये जितना टाइम लगा इसका टाइम पीरियड है। तो 5 स्टूडेंट्स हैं और सबके पास एक एक स्टॉप वॉच इस तरह की, और वो सब इसका टाइम पीरियड मेजर करेंगे। तो जब मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो यहाँ तक जाता है और फिर वापस इसका टाइम मेजर करते हैं। तो एक स्टूडेंट के पास फॉर एग्जाम्पल टाइम आ रहा है यहाँ पर इस तरह 6.2 सेकेंड, 5 स्टूडेंट थे, सबके पास स्टॉप वॉच थी, अगले का आ रहा है 6 सेकेंड, उससे अगले का आ रहा है 6.4 सेकेंड। अभी टाइम में फ़र्क क्यों आ रहा है? किसी ने 1 सेकेंड पहले प्रेस कर दिया, किसी ने 1 सेकेंड बाद में प्रेस किया, तो ये एरर आ जाता है। एक का 6.1 सेकेंड आ रहा है, एक का 5.8 सेकेंड आ रहा है। अब इनमें से ठीक कौन है? एक 5.8 है, एक 6.4 है, मिनिमम 5.8, मैक्सिमम। ऐसी सिचुएशन में हम एवरेज फाइंड करते हैं। तो 5 स्टूडेंट्स हैं तो हम इन सबको ऐड करेंगे, इसको फिर इसको फिर 6.4 को, फिर 6.1 को, फिर 5.8 को, सबको प्लस करेंगे। टोटल 5 है, 1 2
3 4 5, तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो वापस एवरेज आएगी। कैलकुलेटर में प्लस करके 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास 6.1, ये सेंटर की वैल्यू आई है, दरमियानी वैल्यू। तो इसका जो टाइम पीरियड है 5 रीडिंग्स है, तो हम 5.8 भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते कोई एक, तो हम फिर क्या लेते हैं एवरेज। एवरेज क्या है 6.1, तो ये इसका एक्चुअल टाइम पीरियड इस पेंडुलम का होगा। तो जब एक से ज़्यादा रेटिंग देने का क्या फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास एक्यूरेट और रिलायबल एवरेज वैल्यू आ जाती है, यही क्वेश्चन है। तो हमने एक से ज़्यादा रेटिंग्स ली है, कितनी ली है 5 रेटिंग्स ली है। तो यही क्वेश्चन था कि एक से ज़्यादा रेटिंग लेने से क्या फ़ायदा है। तो एक से ज़्यादा रेटिंग लेने से क्या होता है, मिनिमाइज द रैंडम एरर। तो जो रैंडम एरर आ रहा है, किसी ने पहले दबा दिया किसी ने बाद में दबाया, तो वो मिनिमाइज हो गया। गेट अ मोर एक्यूरेट एवरेज वैल्यू, तो यहाँ पर हमने एक मोर एक्यूरेट एवरेज वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया 1.6। तो क्वेश्चन तो यह था कि एक से ज़्यादा रीडिंग लेने का टेकिंग मोर रीडिंग्स हेल्प्स टू मिनिमाइज रैंडम एरर, तो एरर मिनिमाइज हो जाता है, एवरेज वैल्यू आ जाती है एक्यूरेट, और जो आंसर आता है हमारे पास वो प्रिसाइज भी होता है और रिलायबल भी होता है, उससे हम यकीन भी कर सकते हैं। 1.5 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बुक से रीड कर लें या बोर्ड पे शो हो रहा होगा स्क्रीन पे आपके पास, वहाँ से रीड करें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये ऑलरेडी मैं लेक्चर में एक और एग्जांपल से एरो के थ्रू एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं ज़रा डिफरेंट वे भी एक्सप्लेन करूँगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी को। तो आपने ध्यान सुनना, प्रिसीजन क्या होता है, क्लोजनेस टू ईच अदर। एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस टू दी ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है जी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये बॉल है, वो बॉल को किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग से, हाई बिल्डिंग से ड्रॉप करते हैं और इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8 होता है, लेकिन जो स्टूडेंट 3 दफ़ा मेयर करते हैं तो एक दफ़ा आता है 9.4 आता है, एक दफ़ा 9.3 आ रहा है, एक दफ़ा 9.5 आ रहा है। तो ये एक्चुअल के करीब नहीं है, एक्चुअल 8 है, ये कभी 3 कभी 4 कभी 5 आ रहा है, लेकिन ये 9.3 9.4 9 एक दूसरे के करीब है, क्लोज टू ईच अदर है, क्लोज टू ईच अदर। तो क्लोज टू ईच अदर होंगे तो वो प्रिसाइज तो होंगे, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तब होंगे जब क्लोज टू ट्रू वैल्यू होंगे। तो ये हमारे पास प्रिसीजन क्या, क्लोजनेस टू ईच अदर, क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड वैल्यू टू ईच अदर। हमने रिपीट किया 3 दफ़ा, तो 3 दफ़ा एक्चुअल के करीब नहीं आए लेकिन एक दूसरे के करीब आए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, प्रिसाइज है, क्लोजनेस टू ईच अदर। एक्यूरेसी में क्या आएगा, लेकिन जब इसने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स और थे उन्होंने मेजर की, तो उनकी एकदम पहले दफ़ा आई 9.7 आई, फिर 9.8, फिर 9.9। तो 9.8 असल वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो 9.7 9.9 ये इसके करीब है, तो क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू थी। ट्रू वैल्यू के अगर क्लोज आए तो वो एक्यूरेट होते हैं। तो एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस टू दी ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस टू दी ट्रू वैल्यू, ये हमारे पास क्या होगी एक्यूरेसी। और क्लोजनेस टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब है, एक्चुअल के करीब नहीं है। ये 3 4 5 ये एक दूसरे के करीब है, इस एक्चुअल के करीब नहीं है, तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, और ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ये 7 8 9 ये एक दूसरे के करीब भी है, और 9.8 जो एसएल है उसके करीब भी है। तो ये हमारे पास प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट है। अब हमारे पास सेकंड क्या है, शोज कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। कंसिस्टेंसी आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट में रिपीटेड वैल्यू करीब करीब आ रही हैं, एक जैसी आ रही हैं, और डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट एंड वैल्यू। अब प्रिसीजन लीस्ट काउंट पे कैसे डिपेंड करती है, ये ज़रा समझ लें आप। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है। अब प्रिसीजन है क्या, क्लोजनेस टू ईच अदर। प्रिसीजन क्या है, क्लोजनेस टू ईच अदर। तो यहां पर जो लाइंस है वो क्लोज टू ईच अदर है, और इस पे जो लाइंस हमारे पास ये एक दूसरे के करीब नहीं है। पहली लाइन हमारे पास यहाँ पर आ रही है, अगली यहाँ पर आ रही है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रही है। लेकिन इस पे जो लाइंस हमारे पास, इस स्केल पे जो लाइंस हमारे पास वो ये साथ साथ है। तो क्लोज टू ईच अदर जो से होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिसाइज। तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है, जो ज़्यादा प्रिसाइज होगा और ये वैल्यूज भी क्लोज टू ईच अदर होंगे तो प्रिसाइज होगा। तो प्रिसीजन डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे, जितना लीस्ट काउंट कम है इतनी प्रिसीजन ज़्यादा है।
उसमें प्रिसिजन कम है, इसमें प्रिसिजन ज़्यादा है, क्योंकि क्लोज टू ईच अदर ये है, वो क्लोज टू ईच अदर नहीं है इसकी निस्बत। तो प्रिसिजन किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन दी लीस्ट काउंट एंड मेथड, और ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक्यूरेसी क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू शोज करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट। तो ये एक्यूरेसी उसकी करेक्टनेस को शो करती है। करेक्ट वैल्यू ये थी और इसी के करीब आई है 9.7, तो ये एक्यूरेसी करेक्टनेस को शो करती है। और ये डिपेंड किस पे करती है? प्रॉपर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मीन्स जिस मेथड से, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेयर कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर सेटिंग की हो, जीरो से, उसमें एरर वगैरह ना हो, जीरो एरर वगैरह या कोई भी एरर ना हो, प्रॉपर कैलिब्रेशन हो और एरर फ्री मेथड हमने यूज़ करना है। इन पे ये डिपेंड करती है एक्यूरेसी। होप के एग्जाम्पल पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1.6, व्हाट इज दी, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर हम लेफ्ट साइड की डायमेंशंस फाइंड करें, लेफ्ट साइड की डायमेंशंस क्या आती हैं? वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैपिटल एल, और टाइम एल टी पावर -1, ये हमारे पास डायमेंशंस आती हैं लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट साइड में वेलोसिटी की डायमेंशन प्लस एक्सेलरेशन और टाइम की, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, टाइम की, वेलोसिटी की, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा, करने के बाद जो एंड आंसर अगर वो भी एल टी पावर -1 आता है, दोनों साइड राइट साइड की डायमेंशन और लेफ्ट साइड की डायमेंशन अगर इक्वल आ जाती है, तो ये कोई डायमेंशनली करेक्ट है। अगर दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वल नहीं आती, इस साइड की और इस साइड की, सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये कोई डायमेंशनली रॉन्ग है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? इफ बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशंस, अगर दोनों साइड की जो डायमेंशंस है इक्वेशन की वो अगर सेम हो, बोथ हैव सेम डायमेंशन, देन इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये डायमेंशनली इक्वेशन क्या होगी? करेक्ट होगी। अदरवाइज इट इज डायमेंशनली रॉन्ग, अदरवाइज इक्वेशन क्या होगी? डायमेंशनली रॉन्ग। दिस इज द प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं डायमेंशंस के। क्वेश्चन 1.7, क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है? A ball is thrown in the air and 5 students are individually measuring the time it takes to fall back down using stopwatch। ठीक है, अब 10 स्टूडेंट्स आर द टाइम। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 5 स्टूडेंट्स हैं, सबके पास स्टॉप वॉच है इस तरह के। वो बॉल को इस तरह हाइट पे फेंकते हैं, काफ़ी हाइट पे ग्राउंड में जिस तरह, तो जब वो फेंकते हैं तो स्टॉप वॉच को ऑन कर देते हैं, और वापस जब वो कैच करते हैं तो स्टॉप वॉच को बंद कर देते हैं, और टाइम मेजर करते हैं कितना टाइम बॉल ने ऊपर जाने और वापस आने में लगाया। तो एक स्टूडेंट जो टाइम मेजर करता है वो 6.2 सेकेंड, अगला मेजर करता है 6 सेकेंड्स, उससे एक स्टूडेंट मेजर करता है 6.4, एक 6.1 और एक 5.8। ये टाइम में डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो किसी ने प्रेस थोड़ा सा लेट कर दिया, किसी ने जल्दी कर दिया, और किसी ने रुकते वक्त पहले प्रेस कर दिया, किसी ने ज़रा लेट किया, तो ये कुछ सेकेंड्स का डिफरेंस आ जाता है। तो 5 स्टूडेंट्स ने टाइम मेजर किया और 5 स्टूडेंट्स ने टाइम मेजर, सबका डिफरेंट था। तो क्या है कि इसमें आंसर 5 स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है, ये गिवन टाइम है हमारे पास, आपको यहाँ क्वेश्चन में शो हो रहा होगा टाइम भी। और वो दो चीज़ें पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करें और फाइनल टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम है वो फाइंड करें। तो अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करें? सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एवरेज। जब एक से ज़्यादा रीडिंग्स हो तो हम क्या फाइंड करते हैं? पहले एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? हम सबको ऐड करेंगे, 6.2 को, 6 को, 6.4 को, 6.1 को और 5.8, सबको प्लस करेंगे। कितनी है? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स थे, 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। कैलकुलेटर पे सबको प्लस करके 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास 6.1 सेकेंड एवरेज टाइम। एवरेज टाइम को टी बार से, ऊपर लाइन है ये शो करे कि एवरेज वैल्यू, एवरेज टाइम आ गया। एवरेज टाइम हमारे पास क्या है? 6.1 सेकेंड। अब आपने डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन क्या है? 6.1 6.1 6.1 6.1 को लिखना है, फिर इसमें से एवरेज टाइम में से इनको बारी बारी माइनस करना है। 6.1 में से पहले किसको माइनस करेंगे? 6.2 को, 6.1 माइनस 6.2,
फिर 6.1 में से 6 को माइनस करेंगे, फिर 6.1 में से 6.4 को माइनस करेंगे, फिर 6.1 को माइनस करेंगे, फिर 5.8 को। तो ये हमारे पास डेविएशन आ जाएगी जब माइनस करेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये मॉड्यूल और मॉडुलस, तो ये मॉडुलस हमें क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है कि जो आंसर है वो आपने ये माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये मॉडुलस क्या करता है, माइनस को ऑब्जॉर्व कर जाता है। तो हमारे पास जो आंसर है, अब यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो ये बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन ये मॉडुलस जो है माइनस को ऑब्जॉर्व कर जाता है, माइनस को ये खा जाता है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आंसर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये मॉडुलस के सिंबल्स लगे हुए हैं। तो हमारे पास माइनस करने के बाद ये वैल्यूज आई हैं। अब अगेन इनको प्लस करके 5 पे डिवाइड करेंगे, इनकी एवरेज फाइंड करेंगे, इनकी 0.1 0.1 0.3 0 0.3, इन 5 को ऐड करके 5 पे डिवाइड करेंगे हम, तो एवरेज आ जाएगी। अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये एवरेज टाइम आ जाएगा। अच्छा, ये डेविएशन है डेल्टी, और यही हमारे पास अनसर्टेनिटी है। अब इसे हमें राउंड ऑफ करना है, ये हमारे पास 5 से बड़ी रकम है, तो यहाँ हम एक बढ़ा के इसको छोड़ देंगे, हमने राउंड ऑफ किया है, तो ये 1 को हम 2 कर देंगे और 6 को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 से बड़े। तो 0.2 सेकेंड ये हमारे पास एवरेज टाइम अनसर्टेनिटी आ गई। इसे हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं और डेविएशन भी कहते हैं, एवरेज डेविएशन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, उन्होंने कहा व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट्स, तो ये इसका आंसर, ये इसकी अनसर्टेनिटी है। इन सब के हम एवरेज फाइंड करेंगे तो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और सेकंड वो कह रहे हैं हाउ शुड द रिजल्टिंग टाइम बी एक्सप्रेस, तो रिजल्टिंग टाइम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये अनसर्टेनिटी प्लस माइनस के साथ आ जाएगी, और ये एवरेज टाइम और साथ ही अनसर्टेनिटी, ये हमारे पास रिजल्टिंग टाइम आ गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1.8, इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन में E इक्वल टू एच एफ क्वेश्चन गिवन है। इसमें बता रहे हैं क्या फ्रीक्वेंसी है, डायमेंशंस फाइंड करनी है एच की, प्लांक्स कांस्टेंट एच की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो एफ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ ई की रीजन डिवाइड हो जाएगा, तो ई की रीजन डिवाइड हो गया और एच आ गया। यहाँ पे यहाँ से हमने एच की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, एच इज इक्वल टू ई ओवर एफ। अब डायमेंशंस हम कैसे फाइंड करेंगे, लेक्चर के दौरान हमने एनर्जी को मेजर करते हैं जॉउल में, तो जॉउल की डायमेंशंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैं जो वीडियो का लिंक मैंने कहा था कि मैं स्टार्ट में दूंगा, डायमेंशंस जो शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें हमने एनर्जी की डायमेंशंस फाइंड की हुई है, तो वहां पर आपको एनर्जी की डायमेंशन मिल जाएंगी ml² T⁻⁻²। ये मैंने लेक्चर में बहुत ही सिंपल और इजी वे में, ये बहुत इजी है डायमेंशंस फाइंड करना, बहुत इजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इस लेक्चर को आपने लाजमी सुनना। तो ई की डायमेंशंस आ जाएंगी। अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी की मैं यहाँ फाइंड कर देता हूँ आपको, ये भी बहुत सिंपल है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस हमने कैसे फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमारे पास हमें पता है कि एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या होंगे, टाइम पीरियड की डायमेंशंस क्या होती है, कैपिटल टी, तो ये डिनोमिनेटर में जब ऊपर नोमिनेटर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा T⁻⁻1। टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेकंड या टाइम की कैपिटल टी, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी T⁻⁻1। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी टी की फ्रीक्वेंसी की जगह हमने T⁻⁻1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ml² T⁻⁻2 ml² T⁻⁻2 इस तरह आ जाएगा, ये T⁻⁻1 है, ऊपर आएगा T⁻+1 हो जाएगा। अब m इस तरह आ जाएगा, l² इस तरह आ जाएगा, ये बेसिस सेम है, एक बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाएंगी -2 + 1। अब m इस तरह नीचे आ जाएगा, l² इस तरह आ जाएगा। अब -2 + 1 -1 होता है, तो ये डायमेंशंस आ गए प्लांक्स कांस्टेंट h की, ml² T⁻⁻1। 1.9 justify why all measurements contain some uncertainty। कह रहे हैं कि जस्टिफाई करें कि जो भी मेजरमेंट करते हैं उसमें अनसर्टेनिटी क्यों होती है। अनसर्टेनिटी मीन्स के मार्जिन ऑफ एरर, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, जिस तरह मैं इस मार्कर के स्केल से मेजरमेंट करता हूँ, तो इसमें भी मार्जिन ऑफ एरर अनसर्टेनिटी होती है कि 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें एरर के चांसेस हर मेजरमेंट में क्यों होते हैं, नंबर 1, इसका आंसर थोड़ा डिटेल में होना चाहिए, लेकिन जगह कम थी तो मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए आपको, बाकी आपने थोड़ी डिटेल साथ लिखनी।
अनसर्टेनिटी क्यों होती है? ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल लिमिट्स। हर इंस्ट्रूमेंट की लिमिट होती है, इसकी अपनी एक लिमिट है, इसकी लिमिट 0.1 है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट मैं लूँ, इसकी लिमिट 1 फीट है, ठीक है, 1 फुट और 2 फीट और 3 फीट, तो इसकी लिमिट है। तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट है। इस तरह लीज काउंट, वर्नियर कैलिपर, स्टॉप वॉच, हर किसी की लिमिट है। तो ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल लिमिट अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी मीन एरर के चांसेस, मार्जिन ऑफ एरर। ऑब्जर्वर इफेक्ट्स, अब ऑब्जर्वर में देखने वाला हूँ। जैसे स्टॉप वॉच है, तो कोई पहले प्रेस कर देगा, इस क्वेश्चन में इस तरह किया था, कोई बाद में प्रेस करेगा। तो जो ऑब्जर्वर है या जो एक्सपेरिमेंटर है, उसका जो इफेक्ट्स है, एक्सपीरियंस है। रैंडम फ्लक्चुएशंस, रैंडम मीन्स कि टेम्परेचर चेंज हो गया, हवा चल पड़ी या और किसी किस्म की इस तरह रैंडम कोई भी, उसकी वजह से उसमें एरर के चांसेस होते हैं, सर्टेनिटी के चांसेस होते हैं। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर, उस जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर कर रहे हैं उस डिवाइस में कोई एरर आ सकता है या उस बिल्ट इन एरर हो सकता है, जीरो एरर वगैरह। तो इनकी वजह से अनसर्टेनिटी के मार्जिन ऑफ एरर के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 मैंने कहा था कि इसका मैं लास्ट में बताऊंगा, तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये मैंने 15 से 20 लेक्चर पहले एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम से लेक्चर अपलोड किया था। तो उसमें इसके क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ अ टेबल, तो वहाँ मैं टेबल बना था, मैंने वहाँ एक शॉर्ट सा टेबल बनाया था और मैंने उस लेक्चर के दौरान बताया था कि एक्सरसाइज क्वेश्चन का आंसर भी है वो टेबल। तो इस लेक्चर का मैं लिंक दे दूंगा आपको, और वो लेक्चर आप सुन लें डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।